नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस लाइव क्लास में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और आज आप सभी के लिए मैं लेके आई हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट्स क्लास को पूरा जरूर देखिए जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चले। क्वेश्चन आपके जीएनएम, एएनएम, पैरामेडिकल, फार्मेसी, अदर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। यूरिया का जल अपघटन किस एंजाइम के द्वारा होता है? द एंजाइम यूज्ड इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया। देखो, आपको पता होना चाहिए कि ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम है ये अग्नाशय में पाया जाता है, पेनक्रियाज में। पेप्सिन जो आपका है ये आमाशय यानी स्टोमक में पाया जाता है। जाइमेज का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है, किण्वन की क्रिया में जाइमेज का प्रयोग किया जाता है, इन्वर्टेज का प्रयोग किया जाता है। जबकि यूरिया का जल अपघटन कराने के लिए यूरिएज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नाइट्रिक अम्ल किस तरह का अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल जो है द बेसिसिटी ऑफ द नाइट्रिक एसिड, एक क्षारीय अम्ल है, द्विक्षारीय, त्रिक्षारीय या आपका चतुर्थ क्षारीय। तो देखिए, नाइट्रिक अम्ल जो आपका होता है वो एक क्षारीय अम्ल होता है। अच्छा, कैसे पहचानो कि एक क्षारीय या दो क्षारीय है? तो यहाँ पर जब आप नाइट्रिक अम्ल HNO3 की जब आप संरचना बनाएंगे तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जितने ऑक्सीजन से लगा हो, हाइड्रोजन जो है वो जितने ऑक्सीजन से लगा होता है उतना ही वहाँ पर एक क्षारीय अम्ल होगा या दो क्षारीय, उतना ही वहाँ पर पता चल जाता मुझे कि एक क्षारीय या दो क्षारीय अम्ल है आपका। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है आपको पता है हाइड्रोजन कितना, एक है। ऑक्सीजन के अणु भले ही तीन है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है वो एक ही ऑक्सीजन से आपका लगेगा, तो इसी वजह से ये आपका एक क्षारीय अम्ल हो जाएगा। यदि यहाँ पर दो होते, हाइड्रोजन दो होते और दो ऑक्सीजन से वो लगा होता तो वहाँ पर द्विक्षारीय अम्ल आपका हो जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो मोनोबेसिक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, कौन सा फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील होता है? कौन सा फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील होता है? तो हमेशा याद रखें आपका यहाँ पर जो श्वेत फास्फोरस होता है ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील आपका होता है। श्वेत यानी कि वाइट। राइट आंसर जो इसका होगा वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। श्वेत फास्फोरस जो होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील आपका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? इसमें से आपको उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम बताना होगा। तो देखो, Al2O3 ये आपका एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड जो है ये किसका? एल्यूमिनियम, जिंक, एल्यूमिनियम और टिन के ऑक्साइड। ठीक है, जिंक के, एल्यूमिनियम और टिन के जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड आपके कहलाते हैं। ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, इसी प्रकार से टिन का, जिंक का, तो ये सब आपके उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई क्वेश्चन दिया है, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो थायोसल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये थायोसल्फ्यूरिक अम्ल जो आपका है वो कैसा कंपाउंड है? तो एक अकार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? अकार्बनिक आपका यौगिक है। इसका फार्मूला यदि आपसे पूछा जाए तो इसका फार्मूला है H2H2O3। थायोसल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2H2O3। राइट आंसर जो आपका बनेगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका दिया है, कौन से हैलोजन उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? जैसे कि आपको पता है अभी यूपी पैरामेडिकल का एग्जाम है 30 जून को, उसके लिए भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो सभी बच्चे क्लास को पूरा देख के जाइए। CP नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो एंट्रेंस एग्जाम आपका आगे होने वाला है जुलाई के महीने में लगभग। तो यहाँ कौन से हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो वो हमेशा याद रखिए क्लोरीन की। क्लोरीन की उच्चतम जो बंधुता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। कौन से तत्व की सबसे ज़्यादा उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो वो आपके क्लोरीन की होती है। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लोरीन के बाद किसकी होती है? तो क्लोरीन के बाद आपकी फ्लोरीन, फिर सोडियम, फिर हीलियम। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आपका होता है यहाँ पर फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद सोडियम और सोडियम के बाद आपका होती है हीलियम। इनकी बंधुता आपसे क्रम से भी पूछी जा सकती है। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बात करते हैं Fe3+। Fe3+ आयन का रंग क्या होता है? लाल, पीला, नीला, हरा।
तो हमेशा याद रखें Fe3+ का पूछा जाए तो इसका जो कलर होता है वो पीला कलर होता है, जबकि Fe2+ का यदि पूछा जाए तो इसका कलर जो होता है वो हरा कलर होता है। 3 का पूछा जाए तो पीला और 2 का पूछा जाए तो आप हरा कलर बताएंगे। राइट आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका पीला, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपसे और पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्व ज्यादा जल्दी संकुल यौगिक बनाते हैं? संकुल यौगिक, इसे हम संकुल यौगिक जो तत्व बनाते हैं आपके, इन तत्वों को हम डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो आपके संकुल यौगिक बनाने में बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत इजी तरीके से बना लेते हैं। ठीक है। द एलिमेंट ऑफ विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल इजिली फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। संक्रमण तत्व के नाम से भी इनको जाना जाता है। साथ ही साथ इनमें उच्च धनावेश होता है और इनकी त्रिज्या छोटी होती है। इसका धनावेश जो होता है वो कैसा होता है, उच्च धनावेश, उच्च धनावेश इनके पास होता है। साथ ही साथ इनकी त्रिज्या जो होती है वो कैसी होती है, छोटी आपकी होती है। तो राइट आंसर आपका जो बनेगा वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि मोर साल्ट फेरिस अमोनियम सल्फेट जिसे कहते हैं किस तरह का लवण है आपका। मोर साल्ट या जो आपका फेरिस अमोनियम साल्ट है ये किस प्रकार का अम्ल है आपका, लवण है सॉरी। तो ये हमेशा याद रखिए ये द्विक लवण है, डबल साल्ट इसे कहा जाता है। दो लवण का मिश्रण जो होता है जो पानी में विघटित होकर धातु आयनों के दो प्रकार देता है उसे ही हम क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। दो लवणों का मिश्रण हो, ऐसा मिश्रण, ऐसा लवण जो इसमें दो लवण पाए जाते हैं, दो साल्ट पाए जाते हैं, डबल साल्ट पाया जाता है, उसे हम द्विक लवण कहते हैं। जैसे आपका पोटास फिटकरी, पोटास फिटकरी भी एक आपका द्विक लवण का उदाहरण है। पोटास फिटकरी भी पूछी जाए आपसे तो ये भी आपका किसका उदाहरण है, द्विक लवण का आपका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा और क्वेश्चन का आंसर देते रहें। ठीक है। एसीटोनाइट्राइल का सूत्र क्या होता है? एसीटोनाइट्राइल का जो सूत्र होता है वो हमेशा याद रखिए CH3CN आपका होता है। CH3CN का ये, चाहे आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं C2H3N भी लिख सकते हैं क्योंकि C यहाँ पर 1 और 2C है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C2H3N। ठीक है। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एसीटोनाइट्राइल का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, CH3CN आपका बन जाएगा। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा धातु एल्किल हैलाइड से क्रिया करने पर गिरगनाड अभिकर्मक बनाएगा? कौन सा धातु आपका है जो एल्किल हैलाइड से क्रिया करने पर गिरगनाड अभिकर्मक बनाएगा? तो यहाँ राइट आंसर जो आपका बनेगा वो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो एल्किल हैलाइड से क्रिया करने पर गिरगनाड अभिकर्मक बनाता आपका है। तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम यानी कि Mg। अभिक्रियाओं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि CP नेट है आपका, RUHS है, यहाँ पर क्वेश्चन अभिक्रियाओं से आते हैं। ठीक है। जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन लास्ट में दी हुई है लगभग 15-20 रिएक्शन है वो आपको याद करके जाने, जैसे आप CP नेट की तैयारी कर रहे तो या आप RUHS की तैयारी कर रहे तब। ठीक है। पैरामेडिकल में बहुत कम पूछी जाती है आपके। निम्न में से कौन सा द्रव्य आणविक ठोस नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा द्रव्य है जो आपका आणविक ठोस नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा वो बन जाएगा आपका HCl। HCl जो आपका है ये आणविक ठोस नहीं है, मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है। राइट आंसर जो आपका बन जाएगा वो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहीं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 51 क्वेश्चन। 51 में आपको ये बताना होगा कि आयोडोफॉर्म परीक्षण निम्न में से किसके लिए नहीं किया जाता है? जो आयोडोफॉर्म परीक्षण है वो किसके लिए नहीं किया जाता? तो पेंटेन 3 ऑन के लिए नहीं किया जाता है। राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आयोडोफॉर्म परीक्षण जो है वो किसके लिए नहीं किया जाता है? तो पेंटेन 3 ऑन के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, उस एल्केन का नाम बताइए जिसमें वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उस एल्केन का नाम बताइए
जिसे वोल्टेज अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, मेथेन। तो वो हमेशा याद रखें, मेथेन को प्राप्त नहीं किया जा सकता, बाकी ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन को प्राप्त किया जा सकता है वोल्टेज अभिक्रिया के। ये अभिक्रिया काफी महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ के जरूर जाएं आप, ठीक है। राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण क्या होता है। ग्रेफाइट जो है, पहली बात ये कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का अपर रूप इसे कहा जाता है। और कार्बन का कौन सा अपर रूप है, तो आपका हीरा हो जाएगा, कोयला आपका हो जाएगा। ये सब आपके कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो ग्रेफाइट में कार्बन का जो संकरण होता है वो sp2 संकरण होता है। क्या होता है? sp2 संकरण होता है, हमेशा याद रखिए। राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन बी राइट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मानव रक्त शुद्धिकरण की विधि है। मानव रक्त जो शुद्धिकरण होता है, मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज, तो वो हमेशा याद रखिए वो किसके द्वारा होता है, तो वो आपका अपोहन विधि के द्वारा होता है, डायलिसिस विधि के द्वारा होता है। राइट आंसर आपका जो बनेगा वो सी होता कहाँ पर है, तो हमारे किडनी में होता है। आपका किस में होता है? हमारी किडनी में आपका होता है। तो यहाँ राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप याद कर लीजिएगा। स्कंदन क्या होता है, तो स्कंदन का अर्थ होता है जमना, और जमना किसकी वजह से होता है, तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा भी है कि आपका रक्त जो होता है वो फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन की वजह से आपका जम जाता है जब कभी चोट हमारे लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कॉपर मेट है। इनमें से किसे कॉपर मेट कहा जाता है, तो वो आपका है Cu2S प्लस FeS। तांबा और लोहे का जो संयोजन होता है, तांबे और लोहे के संयोजन को कॉपर मेट कहा जाता है। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट जो है वो किसका और है, ORE मतलब अयस्क पूछा गया आपसे। तो हमेशा याद रखिए बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। आप मुझे बॉक्साइट का जो रासायनिक सूत्र है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है वो कमेंट करके बता देना। और साथ ही साथ मुझे जिंक के अयस्क, साथ ही साथ यहाँ पर कॉपर के अयस्कों के नाम कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। देखिए कौन कौन स्टूडेंट्स सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर यहाँ पर देता है। राइट आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विधि अमोनिया गैस बनाई जाती है। किस विधि के द्वारा अमोनिया गैस आपकी बनाई जाती है, तो वो हमेशा याद रखें हेबर विधि के द्वारा बनाई जाती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और संपर्क विधि में आपका सल्फर से संबंधित है, ये सल्फर का प्रयोग किया जाता है इसमें। साथ ही साथ यदि पूछा जाए आपसे कि हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, किस कैटालिस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका लोहे यानी कि Fe का प्रयोग किया जाता है। हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो लोहे का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया किसके द्वारा बनाई जाती है, तो हेबर विधि के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्लोरोपिक्रिन का सूत्र क्या होता है। क्लोरोपिक्रिन का सूत्र क्या होता है, तो इसे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसे याद रखें, इसे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कवकनाशी है और इसका प्रयोग जो है कवकनाशी है, ये कवक को मारने का प्रयोग करता है। इसका प्रयोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका रासायनिक सूत्र है CnO2 होल ट्वाइस 2 Cl2, CnO2 का होल ट्वाइस और Cl2, ये क्लोरोपिक्रिन का रासायनिक सूत्र है। तो राइट आंसर आपका जो बनेगा वो सी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या। हास्य गैस किसे कहा जाता है, लाफिंग गैस आपसे पूछी गई है। निम्न में से किसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, तो लाफिंग गैस के नाम से जो आपका जाना जाता है वो नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के नाम से जाना जाता है, जिसका सूत्र है N2O जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ये इसे हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है।
क्लोरोफिल जो आपका होता है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल का बात की जाए तो इसमें आपका आयरन जो होता है ये हीमोग्लोबिन में होता है आपका। कोबाल्ट जो होता है ये विटामिन B12 में होता है। जबकि आपका मैग्नीशियम जो होता है ये क्लोरोफिल में पाया जाने वाला एलिमेंट है। और वहीं पूछा जाए जिंक किस में पाया जाता है? तो जिंक आपका इंसुलिन में पाया जाता है। इंसुलिन में आपका क्या पाया जाता है? जिंक नाम की धातु पाई जाती है। राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं क्वेश्चन करवा भी चुकी आपको। K3F3C2O4 का होल थ्राइस में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? Fe की ऑक्सीकरण संख्या आपको बतानी होगी 1, 2, 3 या 4। ऑक्सीकरण संख्या से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या Fe की क्या बनेगी। ठीक है, देखिए कौन कौन स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर देता है। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ना इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रही, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या किसके द्वारा? देखो उसमें आप ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे कैसे? तो उसमें आपको पोटेशियम की पता होनी चाहिए पीछे वाले क्वेश्चन में, और साथ ही साथ आपको C2 की पता होनी चाहिए, C2O4 की पता होनी चाहिए, C2O4 की पता होनी चाहिए। यदि आपको पता होगा तो आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाए तो कमेंट करके बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको निकाल के दिखा देंगे। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है? तो हमेशा याद रखिए उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था जो आपकी पाई जाती है वो मैंगनीज की होती है। मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो +7 आपकी होती है। कितनी होती है? +7। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध शर्करा किसे कहा जाता है? निम्न में से कौन सी दुग्ध शर्करा के नाम से जानी जाती है? तो दुग्ध शर्करा जो है वो लैक्टोज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लैक्टोज। लेकिन लैक्टोज इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, डबल ऑप्शन आपको ग्लूकोज का दे दिया इन्होंने। तो एक ऑप्शन यहाँ पर जो आपका होना चाहिए था वो लैक्टोज का होना चाहिए। लैक्टोज जो है वो उसे हम दूध शर्करा के नाम से जानते हैं, दुग्ध या मिल्क शुगर के नाम से जिसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया निम्न में से यूरिया का सूत्र कौन सा है? यूरिया का आपको रासायनिक, यूरिया ऐसा यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था। प्रयोगशाला में सबसे पहले कब बनाया गया था? मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना, और किसने बनाया था? प्रयोगशाला में सबसे पहले जो आपका यौगिक बनाया गया था वो यूरिया ही बनाया गया था। कब बनाया, किसने बनाया, ये कमेंट करके आप बताना। देखते कौन इस क्वेश्चन का आंसर सबसे अच्छा देता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र आपका होता है NH2CONH2। तो यहाँ ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। राइट आंसर आपका जो बनेगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ यहाँ पर किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, हिंदी में दिए हुए हैं बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में रखने पर, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करने पर चूने का पानी जो है वो कैसा हो जाता है? दूधिया, यानी कि मिल्की आपका हो जाता है। तो CO2 याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के कांच का निर्माण प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा होता है? कांच को बनाने के लिए सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो सिलिका का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक धूम कोयले बनने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब धूम कोयला आपका बनता है तो उस टाइम कौन सी गैस आपकी बनती है? तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो नाइट्रोजन ऑक्साइड। बी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक रूप में लाया जाता है? घरेलू प्रशीतक जो होते हैं आपके फ्रिज होते हैं उसमें कौन सी गैस आपकी भरी होती है? तो वो आपकी अमोनिया गैस आपकी भरी होती है। राइट आंसर जो आपका बनेगा वो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक अनचुंबकीय पदार्थ है? इनमें से आपका कौन सा अनचुंबकीय पदार्थ है? तो वो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी है। ठीक है, अनचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, इनको आप याद करके जरूर जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोजेलोल के क्षारीय विलयन से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो यहाँ जो राइट आंसर आपका बनेगा वो ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन जो है वो आपका पायरोजेल से क्षारीय विलयन से गुजरने पर एक बादामी घोल बनाती है।
वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? अल्ट्रावायलेट किरणों का अवशोषण करने वाली जो गैस है वो आपकी कौन सी है? ओजोन गैस। राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखो केमिस्ट्री हम आपको रिवाइज थोड़ा बहुत करा सकते हैं, पूर्णतः आपको यदि केमिस्ट्री पढ़नी अच्छी तरीके से पढ़नी है तो आप अच्छा कोई चैनल ढूंढ लीजिएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैं आपका कुछ रिवाइज करा देंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन पूर्णतः आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं करा पाएंगे। नहीं तो आप ये सोचे कि मैम आपने कहा था कि मैं पूरा आपको करा देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। कुछ आपको रिवाइज करवा सकती हूँ, पहले से कुछ वीडियो डाली आप उनको देख लीजिएगा, और कुछ आपको आगे करवा सकती हूँ। लेकिन बायोलॉजी जो है आपकी, उसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। बायोलॉजी हम आपको पूरा रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे, और बायोलॉजी में आप अच्छा भी करके आएंगे। यदि आपके एग्जाम में 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उसमें से 38 क्वेश्चन करके आएंगे। 34 पूछे जा रहे हैं तो 30+ क्वेश्चन करके आएंगे। इससे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी के फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप अपना देखते रहिएगा, जो क्लासें हम डालें वो भी देखते रहें, और अदर किसी चैनल पर पढ़ते जरूर रहिएगा, क्योंकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छा करना है, तभी आप बायोलॉजी में, जब तीनों में अच्छा आप करके आएंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा बायोलॉजी से सिलेक्शन किसी का नहीं होगा। ठीक है, ये बात हम आपको पहले ही समझा देती हूँ, नहीं तो आप मेरे ऊपर कहो कि मैम आपने कहा था कि हम कराएंगे, फिर आपने कराया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो पीतल का रंग हवा में जो फीका आपका पड़ जाता है वो किसका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड का पड़ जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। ज्वालामुखी पर्वतों में से निम्न से कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी पर्वतों से सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 आपकी निकलती है। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब एसिड मूल रसायन माना जाता है? कौन सा रसायन तेजाब या एसिड है जिसे मूल रसायन माना जाता है? तो वो आपका H2SO4। इसे H2SO4 इसे और किस नाम से जानते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप। ठीक है, इसे H2SO4 को किस नाम से और जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बताइए समुद्री शैवाल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? तो समुद्री शैवाल में जो तत्व आपका मिलता है वो आयोडीन मिलता है। आयोडीन सबसे ज़्यादा मुझे देखने को मिलती है तो समुद्री शैवालों में देखने को मिलती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो लोहा को बचाने के लिए आप उस पर किसकी परत चढ़ाएंगे? जिंक की परत चढ़ाएंगे। राइट आंसर जो आपका बन जाएगा वो डी ऑप्शन। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो मैंने अभी बताया था ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। सोडियम की संयोजकता क्या होती है? तो सोडियम की संयोजकता जो आपकी है वो 1 होती है। कितनी होती है? 1। राइट आंसर 1 हो जाएगा। कौन सा अधातु विद्युत का स्वचालक होता है? तो कौन सा धातु यदि पूछा जाए को जो विद्युत का, अधातु पूछी गई आपसे, धातु नहीं पूछा, अधातु पूछा गया है, नॉन मेटल पूछा गया है, तो वो आपका ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का स्वचालक माना जाता है। किसका? विद्युत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो पोटेशियम की जो परमाणु संख्या है वो आपकी 19 होती है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील जो धातु है वो आपकी सोडियम है। अभी हम आपको श्रेणी दिखा देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पारे का अयस्क क्या होता है? तो पारे का जो अयस्क है वो सिनेबार होता है, जिसे हम HGS के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का जो रंग होता है वो आपका भूरा रंग होता है। कैसा होता है? भूरा यानी कि ब्राउन होता है। आगे आप देखो सक्रियता श्रेणी आप देख सकते हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। द रिएक्टिविटी सीरीज सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की उनकी क्रियाशीलता को अवरोही क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु को टॉप पर तथा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु को बॉटम पर रखा जाता है। जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी उसे ऊपर रखा जाता है, और जो सब कम क्रियाशील होती है उनको नीचे रखा जाता है, हाइड्रोजन के नीचे। यहाँ लिखा हुआ है सबसे अधिक क्रियाशील धातु। तो यदि आपसे यहाँ पूछा जाए कि हाइड्रोजन से जो ऊपर धातुएं रखी गई हैं वो क्रियाशील, अधिक क्रियाशील हैं या कम क्रियाशील हैं, तो हाइड्रोजन से ऊपर जो धातुएं रखी जाती हैं वो हमेशा याद रखें वो अधिक क्रियाशील होती है। जैसे आपका पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आपका जिंक, Fe, Fb। ये आपसे क्रम से भी पूछे जा सकते हैं कि निम्न को क्रम से भी लगाइए।
सबसे अधिक, फिर उससे कम, उसको क्रम से लगाइए, तो आप ऐसे क्रम से लगा सकते हैं। यदि यही पूछा जाए कि हाइड्रोजन से जो नीचे रखी जाती हैं वो कैसी होती है, तो वो कम सक्रिय धातु होती हैं, यानी कि कम एक्टिव होती है। जैसे आपका कॉपर है, Hg है, आपका सोना है, चांदी है, मरकरी, पारा, कॉपर, ये सब आपके कम सक्रिय धातु होती है, ज़्यादा किसी से क्रिया नहीं करती हैं। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु यदि आपसे पूछा है तो वो आपकी सोना होता है। Au जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ये टेबल आप अच्छे से लिख लीजिए कहीं पर, ये टेबल से आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, कौन सा जैव सेल का उदाहरण है? जैव सेल में आपका क्या पाया जाता है? तो जितने भी सेलें होती हैं उनमें ज़्यादातर कोयला नाम का अधातु पाया जाता है। एस्पिरिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C9H8O4 आपका हो जाता है। गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो हीलियम गैस का प्रयोग आपका किया जाता है। हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। फ्रियोन का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो देखो, फ्रियोन गैस और अमोनिया गैस दोनों का ही प्रयोग आपका प्रशीतक के रूप में किया जाता है। वो क्वेश्चन जो आपका पीछे था उसमें शायद फ्रियोन ऑप्शन भी दिया हुआ था, तो हमारे हिसाब से उसमें दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। फ्रियोन का प्रयोग जो है प्रशीतक यानी फ्रिज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ कि ओजोन क्या है? तो ओजोन हमेशा याद रखिए ये ऑक्सीजन का अपर रूप होता है। ऑक्सीजन जो है गैस है उसका अपर रूप यदि पूछा जाए तो ओजोन होता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र जो आपका है वो O3 आपका हो जाएगा। O3 जो है ये ऑक्सीजन का अपर रूप होता है। और ओजोन गैस जो है वो हमारे किस मंडल में पाई जाती है? तो हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। ये अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनको रोकने का काम करती है। ठीक है, अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को कौन सी ऑक्सीजन मिश्रित निष्क्रिय गैस दी जाती है? तो वो आपकी हीलियम गैस दी जाती है। एरोसोल क्या है? तो एरोसोल एक प्रकार का धुआं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर, आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा होता है? तो पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसका फार्मूला है C2H3NO5। NO5 जो है ये आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य माना जाता है। अब इसके बाद में करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। यदि आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं जो क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे CP नेट या पैरामेडिकल या UP GNM या ANM की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज से करो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से, आपकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। अब यहाँ पर हम करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। उन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से सुनना। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ न्यूमेरिकल हैं और कुछ आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, साथ क्वेश्चन को लिखते हुए चले, आंसर को लिखते हुए चले, जिससे उन चीज़ों को आप बार बार रिवाइज कर सके। क्वेश्चन है हमारा आज का पहला कि एक गेंद जमीन पर लुढ़कते हुए धीरे धीरे धीमी होती है, धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में ये रुक जाती है, किसके कारण होता है? एक गेंद है जो जमीन पर लुढ़कती हुई जा रही है, वो धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत तक ऐसा आता है कि वो रुक जाती है। कैसी हो जाती है? रेस्ट हो जाता है, यानी कि रुक जाती है। तो वो किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, या विद्युत स्थैतिक बल की वजह से, या मस्क्यूलर फोर्स की वजह से? तो हमेशा याद रखें ये ऐसा कब होता है? तो ये ऐसा आपका घर्षण की वजह से होता है। घर्षण की वजह से आपकी ये गेंद है वो आगे चल के क्या हो जाती है? रुक जाती है। किसकी वजह से? तो घर्षण की वजह से। तो राइट आंसर जो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। घर्षण क्या होता है? तो दो विपरीत वस्तुओं के बीच जो बल लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो घर्षण बल की वजह से ही यदि आप चल रहे हो तो घर्षण बल की वजह से चल रहे हो। और हमेशा याद रखो, पर जो घर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। कैसा होता है? कम। फर्श पर घर्षण बल जो होता है वो आपका कम होता है, तभी आप सिरक जाते हो, गिर जाते हो। और जितना ज्यादा खुरदरा होगा फर्श उतना ही घर्षण बल ज्यादा होता है, और जितना ही चिकना फर्श होगा तो उतना ही घर्षण बल वहां पर कैसा होता है? कम होता है, जिसकी वजह से आप क्या हो जाते हैं? गिर जाते हो, फिसल जाते हो। तो वह फिसलना, ये गिरना, ये किसकी वजह से होता है? सब घर्षण बल की वजह से होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकंड है हमारा कि न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हम, न्यूट्रिनो की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूट्रॉन की खोज पूछी जाए तो आप सभी को पता है न्यूट्रॉन की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? आपको एक ट्रिक पता है, ईंट पर नाच। ई से होता है इलेक्ट्रॉन, ई से क्या? इलेक्ट्रॉन। टी से होता है यहाँ पर थॉमसन, यानी थॉमसन कह सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो
थॉमसन के द्वारा की गई थी। पा से प्रोटॉन हो जाएगा आपका, रा से रदरफोर्ड हो जाएगा आपका, और ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन, और चा से हो जाएगा आपका चैडविक। यानी कि न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिनो की। न्यूट्रॉनों की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी एक प्रकार का कण है जो आपके परमाणु में पाया जाता है, जिसकी खोज पाउली के द्वारा की गई, कि आइंस्टीन के द्वारा, क्या है, हेंसबर्ग के द्वारा या प्लांक के द्वारा। तो न्यूट्रिनो की जो खोज है वो आपके पाउली के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? पाउली के द्वारा। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? क्वेश्चन हमारा आगे है तीसरा, कि चंद्रमा के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या है? एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? तो व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी फॉर द मून? चंद्रमा के लिए एस्केप वेलोसिटी का अर्थ होता है पलायन वेग। पलायन वेग कितना होता है? चंद्रमा का पलायन वेग आपसे पूछा गया है। तो चंद्रमा के साथ साथ आपको पृथ्वी का भी पलायन वेग पता होना चाहिए। जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती है तो उसे उस वेग को ही हम क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। जब किसी वस्तु को इतना तेज फेंका जाता है कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाती है, उससे ऊपर निकल जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। तो पृथ्वी चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहीं पर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग आपका होता है। ठीक है, आगे देखिए, आई क्वेश्चन आपका, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा नियम है जो आपका गैसों से रिलेटेड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस डज नॉट रिलेट टू गैसेस? चार्ल्स का लॉ, चार्ल्स नियम, या डाल्टन नियम, या लेंज का नियम था यहाँ पर आपका, क्या था? लेंज का नियम, या आपका हो जाएगा यहाँ पर बॉयल का नियम। यहाँ पर जो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लेंज लाना नियम नहीं है, लेंज का नियम था यहाँ पर। किसका नियम था? लेंज का नियम। लेंज का नियम था यहाँ पर। ठीक है, लेंज का नियम, लेंज का नियम ही था, LENZ, लेंज का लॉ। तो आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा नियम है वो गैसों से संबंधित नहीं है? तो देखो, चार्ल्स का नियम ये भी गैसों से संबंधित है, और आपका डाल्टन का नियम ये भी गैसों से संबंधित है, बॉयल्स का नियम ये भी गैस से संबंधित है, लेकिन लेंज का जो नियम होता है ये गैसों से संबंधित नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पर, कि लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? किस कंजर्वेशन पर कार्य करता है? तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन पर ये आपका वर्क करता है, फंक्शन करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका है कि बताइए लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। बॉयल का नियम क्या होता है? तो बॉयल का नियम आपका है P व्युत्क्रमानुपाती 1/V, यानी P यहाँ पर दाब है और V आपका आयतन है। यानी दाब जो है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो V है वो दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे ही बॉयल का नियम कहा जाता है, P व्युत्क्रमानुपाती 1/V, या इसे आप लिख सकते हो P1B1 बराबर P2 बराबर B2। जब यहाँ पर ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, P1B1 बराबर P2V2। ये फार्मूला पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको P1 का मान दे दिया जाएगा, B1 का दे दिया जाएगा, B2 का दे दिया जाएगा और P2 का पूछा जाए, यानी P यानी दाब, P का अर्थ क्या पर है? दाब है। तो कोई भी आपसे क्वेश्चन यहाँ से किया जा सकता है, न्यूमेरिकल में भी। ठीक है, उसी प्रकार से चार्ल्स का नियम क्या होता है? तो चार्ल्स का नियम होता है V1/T1 बराबर B2/T2। ये आपका होता है किसका नियम? ये नियम आपका जो है वो चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स का नियम जो है वो ताप और वॉल्यूम यानी आयतन पर निर्भर करता है। जो चार्ल्स का नियम है वो ताप और साथ ही साथ आपके आयतन पर निर्भर होता है, ताप और आयतन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये भी आपका गैस से ही संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये न्यूमेरिकल याद कर ले, वो सॉरी फार्मूला आप लोग है वो याद जरूर कर ले। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका दिया गया कि निम्न में से कौन सा नियम द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है?
तो कौन सा नियम ऐसा है जो द्रव्यमान के संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास की को एक्सप्लेन करता है यानी कि व्याख्या करता है। तो एक नियम है आपका फेनमैन का लॉ है, फेनमैन का लॉ है कि हेंसनबर्ग का लॉ प्रिंसिपल है, एवोगाद्रो लॉ है या मॉर्फी लॉ है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एवोगाद्रो नियम। एवोगाद्रो जो नियम है वो द्रव्यमान के संरक्षण पर यानी कि द्रव्यमान के संरक्षण की नियम की व्याख्या करता है। द्रव्यमान का जो संरक्षण नियम है उसकी व्याख्या कौन सा नियम करता है, तो वो आपका एवोगाद्रो नियम करता है। ठीक है, क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लग रहे हैं, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, बहुत कम बच्चों ने किया है, तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई जा रही है। आपको पता है कि गर्मी का मौसम है, कितनी गर्मी पड़ रही है, और एक रूम में आप 1 घंटे बैठ के देखना, आपके पता चल जाएगा कि वीडियो कैसे बनाई जाती है। एक वीडियो को तैयार करना बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से ये वीडियो तैयार की जाती है। तो आप सभी का काम है वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, जिससे हमें और भी एनर्जी से मिलती है। तो हम आपके लिए गर्मी में भी वीडियो बनाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा। राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन है, गैलीलियो के जड़त्व के नियम का दूसरा नाम क्या है। जो गैलीलियो के जड़त्व का नियम है, आप सभी को पता है कि जड़त्व का नियम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जो जड़त्व का नियम है वो उसका जड़त्व के नियम को हम गैलीलियो का नियम कह सकते हैं, या इसे किस नाम से और जाना जाता है, तो गति का नियम है, या आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन है, न्यूटन का पहला नियम है, न्यूटन का दूसरा नियम है, या न्यूटन का तीसरा नियम है। तो आप सभी को पता है जड़त्व का नियम जो है वो न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है, न्यूटन का जो पहला नियम है उसी को ही हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का जो पहला नियम है उसे ही जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है, या गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है। जड़त्व का नियम भी इसे कहा जाता है। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। इसे जड़त्व का नियम कह दो, चाहे गैलीलियो का नियम कह दो, चाहे न्यूटन का पहला नियम कह दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। आइए देखिए, आगे तीसरा क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे आपके मोहल्ले में लगे होते हैं, जो बिजली के वितरण करने में सहायक होते हैं, वो ट्रांसफार्मर जो है वो किस क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, रिलेटिविटी पर, या आपका म्यूचुअल इंडक्शन पर, या आपके थर्मोडायनेमिक्स पर। तो देखो ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से उसे जाना जाता है, या अन्योन्य प्रेरण के नाम से जाना जाता है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो आपका अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या होता है अन्योन्य प्रेरण, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, नहीं तो आप थ्योरी को खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इतना टाइम नहीं है जो इसे विस्तार से समझा सके हम, क्योंकि फिगर के साथ इस क्रिया को समझाया जाता है। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर का फिगर लिया जाता है, उसकी सहायता से समझा सकते हैं हम। तो फिगर मेरे पास है नहीं और बनाने में यहाँ पर टाइम लगेगा, तो आप एक बार इस चीज को पढ़ जरूर लेना। ट्रांसफार्मर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये हमने आपको बता दिया, म्यूचुअल इंडक्शन पर यह कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी वायु के तापमान और आयतन के बीच सीधा संबंध प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ सजेस्ट ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस। कौन सा नियम है जिसमें तापमान यानी कि T और आयतन यानी कि B दोनों ही इसमें आते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था एवोगाद्रो का नियम है, चार्ल्स का नियम है, या बॉयल्स का नियम है। तो चार्ल्स का नियम तो अभी आपने पढ़ा था। चार्ल्स का नियम जो आपका है वो क्या है, चार्ल्स का नियम जो है वो अभी आपने पढ़ा हुआ है कि चार्ल्स का नियम था B1 बटे T1 और बराबर B2 बटे T2। ठीक है, तो इसमें B भी आ रहा है और T भी आ रहा है, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स का लॉ जो है वो मुझे तापमान और आयतन के बीच सीधा संबंध दर्शा रहा है, जबकि बॉयल्स का नियम हमने आपको बताया था। बॉयल्स का नियम होता है P व्युत्क्रमानुपाती 1/UV,
P यानी कि यहाँ दाब है और B आपका आयतन है, तो ये यहाँ दाब और आयतन पूछा जाता तो आपका बॉयल्स का नियम हो जाता। किसका नियम हो जाता है? बॉयल्स का। लेकिन यहाँ मुझसे पूछा किसका गया था? चार्ल्स का नियम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा इसका। समझ में आया कि नहीं आया? इस फार्मूले पर आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, बॉयल का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बॉयल का नियम जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित? सॉलिड से, लिक्विड से, गैस से, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया जितने भी आपके नियम है, चाहे बॉयल का नियम हो, चाहे चार्ल्स का नियम हो, चाहे आपका डाल्टन का नियम हो, ये सभी नियम आपके गैस पर आधारित हैं। किस पर आधारित है? ये सब नियम आपके गैस पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आए देखिए आगे आपका न्यूमेरिकल है जो काफी अच्छा न्यूमेरिकल है आपके लिए, जो आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। तो देखो पहले हम यहाँ पर न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसमें ये देखते हैं कि हमको दिया क्या क्या है। देखो हम आपको बता देते हैं, आपका पेपर पास में है, यूपी बीएससी नर्सिंग का, एम्स का भी है, पैरामेडिकल का भी है। आपको ध्यान में रखना है इस बात को कि न्यूमेरिकल जब भी आपको मिले एग्जाम में तो उसमें सबसे पहले ये चेक करो कि उसमें हमें दिया क्या क्या है, क्या क्या गिवन है, और उसके बाद हमसे पूछा क्या गया है। यदि आप ये चीज निकाल लेते हो, देख लेते हो, उसमें पता कर लेते हो, तो आप न्यूमेरिकल है वो सेकेंडों में लगा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मुझे 49 न्यूटन वजन वाली एक वस्तु 0.220 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से एक समतल सतह पर त्वरित होता है तो वस्तु पर लगाया जाने वाला शुद्ध बल क्या होगा? यानी आपसे पहली बात तो यहाँ पर बल पूछा गया है। F बराबर आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? F बराबर आपसे पूछा गया है। और आपको त्वरण कितना दिया है? तो त्वरण आपको त्वरित होता है। क्या होता है? त्वरित होता है। तो यहाँ पर जो त्वरण आपको ए का मान जो दिया है वो 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और 49 न्यूटन वजन वाली, यानी इसका मतलब है कि डब्लू का मान मुझे दिया 49 न्यूटन। कितना दिया? 49 न्यूटन दिया है। अब आपको इसमें एफ निकालना है। अब आपको पता है कि एफ बराबर होता है ए में। एफ बराबर क्या होता है? ए में होता है। एफ का मान मुझे पूछा गया, ए का मान तो मुझे दे भी दिया, लेकिन एम नहीं मुझे पता है। तो सबसे पहले तो आपको एम निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? यहाँ पर एम का मान निकालना है। तो एम का मान कैसे निकलेगा? तो देखो मेरे साथ ध्यान से सुनना मेरी बात को। डब्लू बराबर आपको पता है फार्मूला होता है एम गुणे जी, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। डब्लू होता है वेट। अब डब्लू का मान मुझे दिया 49 और एम का मान मुझे कितना दिया? एम मुझे निकालना ही है। मुझे जी का मान आप निकाल सकते हो, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर होता है आपको पता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी का मान भी मुझे पता चल गया। जी का मान आपको पहले से पता है कि जी बराबर जो होता है वो 9.8 प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पर रख दो एम गुणे 9.8। अब एम जब हमारी इधर आएगी तो हमारा हो जाएगा एम बराबर 49/9.8। एक दशमलव यहाँ नीचे काटोगे, एक बिंदी बढ़ जाएगी, और 98 का भाग जब 490 में आप दोगे तो ये हमारा भाग जाएगा 5 बार। कितने बार जाएगा? 5 बार। तो एम का मान जो आपका निकल के आया वो 5 निकल के आया। आपका एम जो आपका एम का जो मान निकल के आया है वो कितना निकल के आया? 5 आपका निकल के आया हुआ है। वेट आपको दिया हुआ था, यहाँ पर डब्लू दिया था आपको, एम नहीं। एम आपको द्रव्यमान आपको निकालना था यहाँ पर, और आपको यहाँ पर जी का मान दिया हुआ था। जी का मान मुझे पता था पहले से, तोड़ दिया था। अब यहाँ पर आपका एम का मान निकल आया। तो अब आपको पता है कि ए बराबर होता है एम ए। अब ए का मान आपको पता है, एम का भी पता है। एम का मान है 5 और ए का मान है 0.20। 20 पंचे 100 होते हैं। 20 पंचे कितने होते हैं? 100। अब आपको पता है दशमलव कितने अंक बाद लगी? 2 अंक बाद। तो दशमलव यहाँ 2 अंक बाद लगा दीजिएगा। तो एफ का मान जो निकल के आएगा वो 1 न्यूटन निकल के आपका आ जाएगा। एफ बराबर जो आपका निकल के आएगा वो कितना आएगा? 1। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। यहाँ पर 2 फार्मूले आपके लगे तब आपका एफ का मान निकल के आया है। एक एफ बराबर लगा एम ए और एक आपका डब्लू बराबर लगा एम जी। ये 2 फार्मूले जब आपने लगाए तब आपका ये मान एफ का निकल के आया हुआ है। चीज आपको समझ में आ गई होगी। ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हो, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, दोबारा से आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि श्याम के सतह के समांतर 30 न्यूटन का बल लगातार एक क्षैतिज सतह पर एक बक्से में 10 मीटर की दूरी तक धकेलता है तो किया गया कार्य क्या है?
यानी आपको पहली बात तो यहाँ पूछा क्या गया, तो आपको श्याम पुशेस ए बॉक्स 30 मीटर ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस वाई अप्लाइंग ए 30 न्यूटन फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, द वर्क डन इज, यानी कि वर्क आपसे पूछा गया, पर यहाँ पर किया गया कार्य कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पूछा क्या गया, डब्ल्यू आपको पूछा गया है, आपको दिया क्या क्या यहाँ पर है, तो इन्होंने मुझे दिया है एफ का मान दिया है, बल कितना होगा, तो बल आपका दिया 30 न्यूटन, कितना दिया 30 न्यूटन, और 10 मीटर की दूरी, यानी कि दूरी आपको यानी कि डी का मान जो है या एस का मान दिया है वो 10 मीटर दिया है। अब आपको डब्ल्यू यहाँ पर निकालना है, तो डब्ल्यू बराबर आपको पता है क्या होता है, एफ गुणे डी। डब्ल्यू बराबर होता है एफ गुणे डी, बल गुणे द्रव्य यानी कि आपकी दूरी। तो आप लगा सकते हो डब्ल्यू बराबर एफ गुणे डी, एफ का मान मुझे दिया 30, डी का मान दिया 10, तो एफ बराबर आ जाएगा 300 जूल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू बराबर होता है 300 जूल। ठीक है, फार्मूला क्या लगा, तो एफ बराबर डब्ल्यू एफ गुणे डी। एक होता है डब्ल्यू बराबर जब आपको थीटा का मान दिया होता है यहीं पर, तो डब्ल्यू बराबर हो जाता है एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, आगे देखिए कॉज होता है, साइन होता है, जैसा भी लंबा जैसा भी दिया जाता है वो उसी के हिसाब से देख लिया जाता है। एफ डी कॉस थीटा होता है। वैसे ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है हमारा, के कारण एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता है। पृथ्वी के चारों ओर कोई उपग्रह यानी सैटेलाइट अपना चक्कर लगाती है, तो किस बल के कारण, किस बल के कारण, या पूछा जाए आपसे कि मौत के कुआं में मोटरसाइकिल का घूमना या उसमें उसका कार का घूमना, ये किसके कारण संभव है, किस बल के कारण ऐसा होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि बताइए मौत के कुआं में गाड़ी का घूमना, मोटरसाइकिल का घूमना किस बल के कारण संभव है। तो यह आप गाड़ी की बात, मौत के कुआं की बात करो, चाहे एक उपग्रह का पृथ्वी का चक्कर लगाने की बात करो, ग्रह जो होते हैं वो यदि सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं वो किसकी वजह से लगा रहे हैं, या उपग्रह ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं तो किसकी वजह से लगा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बल आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बल आपका जो होगा वो अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से यहाँ पर उपग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमते हैं, और यही नियम आपका लगता है मौत के कुआं में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। पूछा जाए अपकेंद्री बल के उदाहरण क्या क्या है, तो अपकेंद्री बल का उदाहरण है कपड़ा सूखने वाली मशीन, कपड़ा सुखाने वाली जो मशीन होती है, कपड़े को सुखाने वाली जो मशीन होती है उसमें जो बल लगता है आपका वो भी अपकेंद्री बल लगता है। या आपका मक्खन निकालने वाली मशीन, मक्खन को निकालने वाली जो मशीन होती है उसमें जो बल लगता है वो भी आपका अपकेंद्री बल लगता है। कौन सा बल लगता है, अपकेंद्री बल। तो कपड़ा सुखाने वाली मशीन, मक्खन निकालने वाली मशीन में सेंट्रीफ्यूगल है, कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल है। जबकि आपका उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो वहां पर अपकेंद्री बल है, अभिकेंद्री। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। और पृथ्वी में जो बल लगता है, पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचना, तो वो किसकी वजह से खींचते, पृथ्वी से जब आप कोई वस्तु ऊपर फेंकते हो और फेंकने के बाद पुनः वो वापस नीचे आ जाती है तो किस बल के कारण आ जाती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। क्योंकि पृथ्वी में एक बल होता है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो खोज है वो आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, आइजैक न्यूटन नाम के जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका एक न्यूमेरिकल है, 100 kg भार के एक निकाय पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल आवश्यक है। एक आपका यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछा क्या क्या, ये देख लो। पहले पूछा आपसे गया एफ आपसे पूछा गया बल कितना होगा, एफ आपसे पूछा गया है 100 kg, यानी कि आपको यहाँ दिया क्या है, तो एम भार जो आपको दिया है, एम बराबर जो आपको दिया वो 100 kg दिया है, और 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात चल रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे त्वरण का मान दिया हुआ है, एक्सीलरेशन का मान दिया है, तो ए बराबर आपको दिया है यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे पूछा क्या गया एफ, तो आप लगा ही लोगे क्योंकि बहुत अच्छा हो गया। ए बराबर आपको पता है कि ए बराबर होता है एम ए, ए बराबर क्या होता है एम ए, एम का मान जो दिया मुझे 100 और इसका दिया 5, यानी कि 100 पंचे 500, यानी एफ का मान हो जाएगा 500 न्यूटन। एफ का मान जो निकल के आएगा वो आपका कितना है, 500 न्यूटन। या देखो कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत सरल लग रहे होंगे, कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन लग रहे होंगे। क्वेश्चन जो है वो
बाकी में वैसे जिसे आते हैं क्वेश्चन उनको लिए तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आते हैं, जिन बच्चों ने कभी फिजिक्स पढ़ी नहीं, न्यूमेरिकल कभी लगाए नहीं, और उनके लिए क्वेश्चन काफी हद तक ये कठिन है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ज्यादा टफ आपसे पूछा नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऐसे छोटे छोटे फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन होंगे। आपको फार्मूला यार पता है तो क्वेश्चन लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पर फार्मूला आपको बता रही हूँ वे सभी फार्मूले अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चले, उनको रिवाइज करते हुए चले, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 500 न्यूटन का बल यहाँ पर लग रहा है। आई क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है, यानी कि आपको घर्षण का गलत उदाहरण, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा उदाहरण है जो घर्षण बल का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन, इज रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि घर्षण का गलत उदाहरण आपको बता। कपड़े धोने की मशीन को फर्श पर धकेलना, बर्फ पर स्लेज का फिसलना, एक स्लाइड पर फिसलना एक व्यक्ति का, एक स्लाइड पर फिसलना एक व्यक्ति का, एक भारी वस्तु को उठाता हुआ एक व्यक्ति, एक भारी वस्तु उसे ऊपर उठा रहा है, तो क्या वहां पर घर्षण बल लग रहा है? नहीं लग रहा है वहां पर, ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु को ऊपर उठा रहे हो आप, उसमें घर्षण बल का कोई मतलब ही नहीं रहा। बाकी कि आप किसी वस्तु को धकेल रहे हो या फिसला रहे हो तो वो आपका घर्षण बल हो जाएगा। वहां पर दो वस्तु आपकी विपरीत कार्य करेंगी। तो कपड़े धोने वाली मशीन फर्श पर धकेलना बिल्कुल उदाहरण है घर्षण बल का। बर्फ पर स्लेज का फिसलना ये भी आपका हो जाएगा। एक स्लाइड पर फिसलना एक व्यक्ति के द्वारा तो ये भी हो जाएगा। ये तीनों ही घर्षण बल के उदाहरण हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी लिखा है ये आपका घर्षण बल का उदाहरण नहीं है, ठीक है। समझ में आया? आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि निम्न में से कौन सा एक न्यूटन की गति का नियम का हिस्सा नहीं है। इनमें से आपका कौन सा ऐसा है जो न्यूटन की गति के नियम को नहीं दर्शा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूटन लॉस मोशन, यानी कि न्यूटन के नियम को की गति का जो नियम है उसे नहीं दर्शा रहा है। संवेग, जड़त्व, बल या प्रतिरोध। तो आपने कभी भी न्यूटन के गति के जो नियम है, 3 नियम है आपके, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें कभी आपने प्रतिरोध शब्द सुना है क्या? नहीं सुना होगा। ये तो ओम का नियम जो होता है आपका, ओम का जो नियम होता है उसमें आपको प्रतिरोध शब्द देखने को मिला होगा। अच्छा, मुझे कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस पर आधारित आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो ओम का नियम मुझे कमेंट करके बता देना। लेकिन यहाँ राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। प्रतिरोध जो है वो न्यूटन की गति का नियम का हिस्सा नहीं है। बाकी आपका संवेग भी आता है न्यूटन के नियमों में, जड़त्व भी आता है और बल भी आता है आपका, लेकिन ये प्रतिरोध जो शब्द है वो न्यूटन के नियमों में नहीं आपने कभी भी देखा होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा बल को परिभाषित करता है, कौन सा बल के, यानी बल की जो परिभाषा है वो किस नियम से निकल के आई। जो बल की परिभाषा निकल के आई है वो किस नियम से निकल के आई? न्यूटन के गति के तीसरे नियम से, न्यूटन के गति के पहले नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, या न्यूटन का गुरुत्वीय नियम से। तो आप सभी को पता है न्यूटन का जो पहला नियम है उसे तो जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो ये तो आपका होगा नहीं, दूसरा वाला। और दूसरी बात, न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। न्यूटन का गुरुत्व का नियम कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर बचा गया, ऑप्शन नंबर सी। न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है वही आपकी बल की परिभाषा को निकालता है, वही बल की परिभाषा को डिफाइन करता है। कौन? न्यूटन के गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ, ठीक है। कौन सा नियम? सेकंड लॉ जो है न्यूटन का, वही बल को परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। किसमें ध्वनि जो है वो सबसे तेज यात्रा करती है और सबसे कम किसमें करती है? तो देखो, सबसे कम जो ध्वनि यात्रा करती है, चलती है जो आपकी, वो आपके गैसों में सबसे कम चलती है। सबसे ज्यादा की बात की जाए तो वो आपके सॉलिड यानी कि ठोस में। निर्वात में तो आपको पता है, वैक्यूम में तो सबसे ज्यादा वैक्यूम में जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड चाल होती है। किसकी? प्रकाश की।
प्रकाश की निर्वात में चाल पूछी जाए कितनी होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन यहाँ ध्वनि की हम बात कर रहे हैं तो ध्वनि की जो सबसे ज्यादा तेज होती है, यात्रा करती है, वो सॉलिड में करती है, इनकी ठोस में करती है। इसमें करती है ठोस वस्तुओं में। ध्वनि जो है वो सबसे ज्यादा किस में चलती है? ठोस वस्तुओं में चलती है। जबकि प्रकाश की चाल जो हमने पूछी है वो आपकी निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले कंपन कहलाते हैं। इनकी द वाइब्रेशन विद मोर देन 20,000 इनकी हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आर कॉल्ड। तो 20,000 से अधिक आवृत्ति वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यदि 20,000 से कम है, 20,000 हर्ट्ज से कम है तो उसे क्या कहा जाता है? 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरसोनिक। आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि कौन सी ध्वनि को बंदर सुन सकता है, कौन सी ध्वनि को बंदर और चमगादड़ सुन सकते हैं, कितनी हर्ट्ज की ध्वनि को, और मनुष्य जो है वो कितनी हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। ये मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हमें भी पता चले, क्योंकि ये चीज हम आपको बता चुके हैं। किन तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं, किन तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं, ये चीजें हम आपको एक दिन वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि बंदर कौन सी हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है, चमगादड़ है आपका, मनुष्य है, ये कौन सी ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि ध्वनि का वेग सबसे कम होगा। ध्वनि का वेग जो है वो सबसे कम किस में होगा? स्टील में होगा, कॉपर में होगा, एल्यूमिनियम में होगा, या आशुद्ध जल में होगा, डिस्टिल्ड वाटर में होगा। तो आप सभी को पता है ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? तो ठोस में होता है। सबसे ज्यादा किस में होता है? ठोस में। ध्वनि का जो वेग है, जो चाल है, वेलोसिटी है, वो सबसे ज्यादा ठोस में होती है। तो स्टील ठोस है आपकी, कॉपर भी ठोस है, एल्यूमिनियम भी ठोस है, क्योंकि ये सभी धातु है हमारी। स्टील आपकी जो होती है, अच्छा मुझे कमेंट करके बताना स्टील जो है वो किससे मिलके बनी होती है? स्टील जो है वो किन किन धातुओं से मिलके बनी है, किन तत्वों से मिलके बनी होती है स्टील में? ये मुझे जरूर आप कमेंट करके बताना है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि आशुद्ध जल जो है वो आपका ठोस नहीं है, बल्कि वो द्रव्य है, लिक्विड है। तो उसमें ध्वनि का वेग जो होता है वो कैसा होता है? कम होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट भी हो चुका है कि ऑप्टिकल फाइबर आमतौर पर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? परावर्तन, रिफ्लेक्शन, या रिफ्रैक्शन, या टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कुल आंतरिक परावर्तन। तो ये जो आपका ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं ये कुल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं, इनकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करते हैं। रिफ्लेक्शन है यहाँ पर, रिफ्रैक्शन नहीं है। रिफ्रैक्शन का अर्थ होता है अपवर्तन और रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है परावर्तन। तो ये कुल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है कौन? ऑप्टिकल फाइबर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा और भी इसके उदाहरण कुछ और है वो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि आपको पता है मैं बता भी चुकी हूँ कि आंतरिक परावर्तन के और भी एग्जाम्पल क्या है आपके, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखिए कौन कौन स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देता है मुझे। तो आज की क्लास को यहीं पर हम ऑफ करती हूँ, काफ़ी करने फास्ट तरीके से। तो 11th और 12th क्लास की वीडियो पहले से हमने डाल रखी है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो 2 की स्पीड में, जिससे आप इन चीज़ों को रिवाइज कर सके। जैसे 12th क्लास आपको देखना हो तो 12th क्लास की सभी चैप्टर डले हुए हैं, 1 से लेकर 16 जो भी चैप्टर है आपके वो सभी चैप्टर हमने पढ़ाए हुए हैं NCERT बेस, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और इस टाइम भी हम बायोलॉजी का बहुत ही अच्छी तरीके से आपका रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है।